नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको सी सी टी का केमिस्ट्री लाइफ साइंस का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा एरिया आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। और आपको अगर पता होगा केमिस्ट्री लाइफ साइंस का जो सिलेबस है वो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी सबके लिए सेम है। ठीक है, तो आपको कौन सा पोर्शन आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक से पढ़ना चाहिए, या आपको कौन सा इंटरनेट सोर्स से आपको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आपको अगर पता नहीं कि सिलेबस का अगर 100% सिलेबस है तो उसका 20% सिलेबस जो होता है वहां से 80% क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आप देखिएगा कि ये 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करता है। 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है, आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। आपके घर में ऐसे कपड़ा जरूर रहता है 20% जो आप 80% बार पहनते हैं, और 80% ऐसा कपड़ा होता है जो आप 20% बार पहनते हैं। सेम चीज फॉलो होता है आपका सिलेबस के चीज में भी, कि आपके सिलेबस जो दिया जाता है यूनिवर्सिटी के थ्रू या जिसके थ्रू भी दिया जाता है, वहाँ पर 20% सिलेबस ऐसा रहता है जहाँ से 80% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको वही 20% सिलेबस को बताएंगे कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, और वही 20% सिलेबस को फोकस करना है। क्योंकि अगर वो फोकस कर लीजिएगा तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लीजिएगा, वो सी ओ सी टी हो, जे हो, बी एच हो। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है सी ओ सी टी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी एच यू, जे एन यू, अदर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी भरे हैं। और आप चाह रहे हैं कि ऐसा सिलेबस हमको मिल जाए जो सिलेबस फॉलो करने से मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन हो जाए। तो यही डिस्कस करेंगे दोस्तों वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहा था कि एमएससी लाइफ साइंस का सीएसटी का सिलेबस डिस्कस कर दीजिए। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो मैं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पूरा फुल वीडियो आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है फुल वीडियो अच्छे से देखिएगा। बाद में बोलिएगा कि नहीं समझ आया, तो ऐसा मत कीजिएगा, अच्छा से वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हम ईच एंड एवरी टॉपिक आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहले जो टॉपिक है यह है टेक्निक्स। तो टेक्निक्स में दिक्कत क्या होता है स्टूडेंट का, कि बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी जहाँ से कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं ना, वहाँ पर ये सिलेबस रहता ही नहीं है। और मेरा जहाँ कॉलेज था तो मैं तो टेक्निक्स का नाम छोड़ दीजिए, मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं देखा था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस देखने में कैसा होता है। तो ये दिक्कत है। पहला बात तो सिलेबस, और पहला बात कैसे काम करते हैं यही हम लोगों को नहीं पता चलता है। तो ये कौन कौन सा टेक्निक आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए, क्रोमाटोग्राफी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, पीसीआर, ये जो टेक्निक्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये टेक्निक्स के अंदर भी स्पेसिफिक पार्ट से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर बात करें क्रोमाटोग्राफी का तो एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें आपका माइक्रोस्कोपी का, तो माइक्रोस्कोपी में आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का एक फॉर्मूला रहता है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। फिर आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एटॉमिक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि कौन सा माइक्रोस्कोपी के थ्रू 3D इमेज पाया जाता है, कौन सा माइक्रोस्कोपी के थ्रू 2D इमेज पाया जाता है, कौन सा माइक्रोस्कोपी के थ्रू आप लिविंग सेल को ऑब्जर्व कर सकेंगे। और एक को क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा, आपको वेवलेंथ दे देगा, आपको न्यूमेरिकल अपर्चर दे देगा, हो सकता है आपको कुछ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना पड़े, तो ये फॉर्मूला भी बता देंगे अगर आपके पास नहीं है। तो ये चीज़ कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, ये चीज़ आपको बुक देख सकते हैं कि ये पार्थ फंडर का बायोटेक्निकल बुक है, यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ में आपको सब कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, लेकिन सब नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि टेक्निक क्या है, इस टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, और प्राइम पैरामीटर क्या क्या होता है जिसके ऊपर ये टेक्निक्स यूज किया जाता है। पैरामीटर मतलब अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस का बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, चार्ज, मॉलिक्यूलर वेट, इसके ऊपर। तो ये सब पैरामीटर्स होता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये टेक्निक कौन कौन सा पैरामीटर के ऊपर बेस करके काम किया जाता है। तो ये अगर कर लीजिएगा तो इनफ है। ठीक है, तो आपको अगर ये बुक अभी तक नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं लिंक दे दिया हूँ, आप जाके खरीद लीजिएगा। बहुत सारे डुप्लीकेट बुक भी मिलता है, तो इसलिए हम डिस्क्रिप्शन में चुन के ऐसे लिंक रख देता हूँ जहाँ से आपको अप्रोप्रिएट एंड एग्जैक्ट बुक आपको मिल जाए। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप खरीद सकते हैं अगर नहीं है तो। अगर आप चाहते हैं कि बुक भी नहीं खरीदेंगे तो देखिए ऑल्टरनेटिव होता है, लेकिन उसके जैसा तो नहीं होगा, लेकिन ऑल्टरनेटिव होगा। आप ऑनलाइन में देख सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको समझ आ जाएगा। ऐसे अगर आपको बुक पढ़ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप यूट्यूब में जाके वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, बात हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो इसलिए मैं बता दिया पहले कि वीडियो फुल देखिएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके ऊपर काम किया जाता है, 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का पैरामीटर्स क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट, साइज, चार्जेस, इसके ऊपर बेस करके इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज क्यों किया जाता है, बस ये आपको जानना है।
सेंट्रीफ्यूगेशन में भी सेम करना है आपको। सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों यूज किया जाता है, कौन कौन सा पैरामीटर के ऊपर बेस करके आपको यूज के मतलब वो सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया जाता है। उसके बाद है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग में आपको क्या करना है, ब्लॉटिंग में 3 प्रोसेस आपको जानना चाहिए, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये ब्लॉटिंग किसके लिए की जाता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन्स, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग किसके लिए जाता है, साउथर्न ब्लॉटिंग किसके लिए किया जाता है, बस यही पूछेगा। तो ये बस चार्ट करके रख दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब बात हुआ पीसीआर। पीसीआर से कहाँ से पूछता है? पीसीआर देखिए, पीसीआर का आपको बेसिक फंडामेंटल्स आपको जानना पड़ेगा। कौन डिस्कवर किया था ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। पीसीआर कैसे काम करता है, कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, कौन कौन सा पैरामीटर्स रहता है, वो आपको देखना है, बस और कुछ नहीं देखना है। आरटीपीसीआर देख लीजिएगा, अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का टेस्ट भी आरटीपीसीआर के थ्रू हो रहा है, तो आरटीपीसीआर देख लीजिएगा। एक्चुअली आरटीपीसीआर में होता है क्या कि आरएनए को लेकर डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला जाता है, जिसका फुल नाम है, शॉर्ट नेम है आरटीपीसीआर। रेडियो आइसोटोप लेवलिंग से इतना क्वेश्चन नहीं आता है, तो इतना ध्यान से देखने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा, देखिए क्रोमेटिन जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोसोम क्या होता है। न्यूक्लियोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा हिस्टोन प्रोटीन आपका इन्वॉल्व रहता है, हिस्टोन प्रोटीन में कौन कौन सा अमीनो एसिड ज्यादा रहता है, हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड रहता है, नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड रहता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लीजिएगा, बेस स्ट्रिंग मॉडल रहता है, जिगजैग मॉडल रहता है, फिर आपका सोलिनॉइड मॉडल रहता है, ये सब मॉडल आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और आपका जो क्वेश्चन पूछता है वो है आपका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस का डिस्टेंस, मतलब कितना रैप हो रहा है, कितना न्यूक्लियोटाइड रैप होता है, 146 है, वन आपका H1 लगने के बाद कितना सीक्वेंस होता है, ये सब पूछा जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक का क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में वो क्या पूछेगा, सेंट्रोमियर में वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ ये चीज़ याद रखिए जो ज़्यादातर कि ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को कितना भाग में डिवाइड किया जाता है। और सेंट्रोमियर आपका फंक्शन जानना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंड करता है, एनाफेज में उसको सेपरेट किया जाता है, तो वो एक अटैचमेंट साइट की तरह काम करता है। सेंट्रोमियर में काइनेटिक और प्रोटीन रहता है, ये आपको जानना चाहिए बस। टेलोमियर में आपको टेलोमियर का सीक्वेंस जानना चाहिए, टेलोमर एंजाइम कैसे काम करता है ये आपको जानना पड़ेगा बस। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन मतलब जीन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, एक फंक्शनल यूनिट होता है जहाँ से आपका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो 3 प्रोसेस के थ्रू होता है आपका, पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आपका ट्रांसलेशन होता है, फिर प्रोटीन फॉर्म होता है। तो ये आपका जीन का चीज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। देखिए बायोकेमिस्ट्री आपको कौन सा बुक से, पहले आपको क्रोमेटिन स्ट्रक्चर फंक्शन कहाँ से पढ़ना चाहिए बता दे रहा हूँ, कि ये कोई भी इंटरनेट सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप में बुक भी नहीं है तो आप पार्थफाइंडर का बुक होगा वहाँ से मिल जाएगा, इंटरनेट से मिल जाएगा। और समझ नहीं आ रहा कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो यूट्यूब से कोई वीडियो देख लीजिए, तो यूट्यूब से देख लीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपको पार्थफाइंडर का बुक फॉलो करना चाहिए, आपके पास पार्थफाइंडर का बुक जरूर होगा। पार्ट 1 नहीं है तो आप जाके फर्क से नहीं खरीद लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन जाके लीजिए, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट बुक भी आया है, हमने देखा था। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, इसलिए हम चुन के रखे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर खरीदना है तो खरीद लीजिए। तो आपको बायोकेमिस्ट्री में देखिए तीनों मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो सिर्फ आपका एग्जाम एंट्रेंस के लिए नहीं, आपका बेसिक फंडामेंटल्स के लिए भी। तो पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद होता है आपका लिपिड, उसके बाद होता है अमीनो एसिड एंड डीएनए। इसका आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्ट्रक्चर होता है, कितना टाइप्स का होता है, एपीमार क्या होता है, एनोमार क्या होता है, अमीनो एसिड का टाइट्रेशन क्या होता है, अमीनो एसिड कितना तरह का अमीनो एसिड पाया जाता है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड किसको बोला जाता है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, फिर म्यूटर रोटेशन क्या होता है, आपको ये सब जानना पड़ेगा दोस्तों। ये बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लिपिड्स एंड, लिपिड्स तो बोल दिए। उसके बाद है विटामिन। विटामिन आपको क्या पढ़ना है, विटामिन से एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा था, मैं बता रहा हूँ, वहां से क्वेश्चन आएगा कि आपका विटामिन कोएंजाइम की तरह कौन सा एंजाइम में यूज किया जाता है, मतलब कौन सा एंजाइम में विटामिन जो है वो यूज होता है एज ए कोएंजाइम। अब बात हुआ कि कौन सा ग्रुप ट्रांसफर करता है, एल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफर करता है, H प्लस ट्रांसफर करता है, या कुछ एमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करता है, वो आपको जानना पड़ेगा। विटामिन के डेफिशिएंसी में कौन सा डिजीज होता है ये आपको जानना पड़ेगा बस। ये तीनों चीज अगर जान लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, हर साल पूछता है, हर एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन पूछता है। वो CSN नेट हो जाए, आपका DBT JRF हो जाए, आपका IIT जैम हो जाए, JNU BHU कोई भी एग्जाम यही क्वेश्चन पूछता है, एकदम जगह फिक्स है ये लोग का। ठीक है, इसलिए बोलते हैं फिक्स कर लीजिए, आपको अगर पैटर्न समझ आएगा ना तब कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई कर लीजिएगा। उसके बाद है बायो एनर्जेटिक, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेसिस। ये जो चारों के चारों देख रहे टॉपिक, ये आपको पार्थफाइंडर से मिल जाएगा। अगर लेनियर पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के तो वहाँ से पढ़ लीजिए, कोई भी अवॉइड वर्ड पढ़ रहे तो अवॉइड वर्ड से पढ़ लीजिए, और कोई भी सोर्स नहीं तो इंटरनेट से पढ़िए, तो पढ़ लीजिएगा यहाँ से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी।
बायोटेक्नोलॉजी आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? देखिए, अगर आपके पास पाथफाइंडर का बुक है या आपके पास अगर बीडी सिंह का बुक है बायोटेक्नोलॉजी का, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर सब आपको चीज़ मिल जाएगा यहाँ से। ज़्यादा चीज़ है नहीं यहाँ पर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो होता है आपका जितना भी एंजाइम्स रहता है, मॉडिफाइंग एंजाइम। देखिए, अपने पास कोई भी चीज़ करने के टूल्स होता है, खाना बनाने के लिए भी आपके पास कढ़ाई रहता है, आपके पास जो भी होता है वो टूल्स रहता है। तो सेम आपका बायोटेक्नोलॉजी में टूल्स बहुत सारे एंजाइम्स रहता है, न्यूक्लियसेस, डीएनएस आपका, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ कितना टाइप्स का होता है, कौन-कौन सा सीक्वेंस को जाके काटता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पूछता है प्लांट सेल एनिमल सेल कल्चर, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। तो आपके पास अगर पाथफाइंडर का बुक है या आपके पास बीडी सिंह का बुक है, अगर नहीं है तो खरीद लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से पढ़े? देखिए, दिक्कत क्या हो रहा है कि अगर आप ज़ूलॉजी बैकग्राउंड का है, अगर आप बोटानी का बैकग्राउंड है, आपको सब पढ़ना पड़ रहा है और आप बीएससी में वो पढ़े नहीं है, तो दिक्कत यहाँ क्रिएट हो जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको कैसे हैंडल कीजिएगा? देखिए, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद क्या आपके पास है नहीं है उसको बाद में देखिएगा। लेकिन अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो उसको आपको फोकस करना ही पड़ेगा। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? देखिए, यहाँ पर लिखा है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये एंटीबायोटिक एजेंट मतलब क्या है कि जितना भी एंटीबायोटिक्स होता है, पहले भी वीडियो में है, ये इसका नोट पहले ऑलरेडी दे के रखे हैं। अगर वीडियो नहीं देखे एंटीबायोटिक्स का तो जाके स्टडी मटेरियल का प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं उसको नोट भी प्रोवाइड कर दिया, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि कौन सा एंटीबायोटिक कौन सा बायोलॉजिकल साइकिल को इनहिबिट करता है और क्या करता है, ठीक है। उसके बाद एक रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, इतना क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता लेकिन थोड़ा थोड़ा पूछ लेता है। उसके बाद इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये देखिए यहाँ से भी इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन पूछ लेता है एक दो करके, तो दिक्कत हो जाता है, स्टूडेंट सोचता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट, ये है इम्यूनोलॉजी का पार्ट। इम्यूनोलॉजी पार्ट आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए? देखिए, ये एंटीबॉडी एंटीजन पार्ट जो है, यहाँ पर आपको इधर पाथफाइंडर से पढ़िए, नहीं तो कूबे इम्यूनोलॉजी में अलग से एक एंटीबॉडी का चैप्टर है, वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर वहाँ से भी नहीं पढ़ाई हो रहा है तो इंटरनेट सोर्स से पढ़ लीजिए, गूगल में जाकर सर्च कीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी आपको मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको मिल जाएगा, विकिपीडिया से पढ़ लीजिए, इम्यूनिटी के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ हो रहा है, आपको मिल जाएगा। वायरस से क्वेश्चन पूछता है, तो वायरस, वायरॉयड, वायरोसॉइड्स क्या होता है आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ से जो पढ़ना है, आपको एंटीमाइक्रोबियल एजेंट पढ़ना है, आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना है, आपको इम्यूनिटी पढ़ना है, आपको वायरस के बारे में थोड़ा पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो इसके बाहर नहीं पूछता है, ठीक है, जो सिलेबस है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? देखिए, जेनेटिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब आपको रेशियो दे देगा। कोई भी आपका बोलेगा इतना प्रोजेनी हुआ, इसके साथ इतना क्रॉस करा दिया, इसका प्रोजेनी ये ऐसे प्रोजेनी आया, तो उसका प्रोजेनी का आपको मतलब रेशियो निकालना है। रेशियो निकाल के आपको कंपेयर करना है जो आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स का रेशियो है, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड का क्रॉस का। वहाँ पर देखिएगा 3:1 है, 9:3:3:1 है। तो वहाँ पर आपको अगर आपका रेशियो में मैच हो रहा है तो आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आपको सिर्फ रेशियो पता करना चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, बस ये क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसका भी नोट मैं प्रोवाइड करके रखा हूँ स्टडी मटेरियल का, सीरीज में जितना भी बना के रखा हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो सिंपली आपको करना है, रिकॉम्बिनेंट टाइप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100 कर दीजिएगा, जितना निकलेगा वो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी लगेगा। और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आपका डिस्टेंस होता है, मतलब जेनेटिक जो मैप होता है, मैपिंग डिस्टेंस उसका होता है। तो ये पूरा चीज़ हमें एक्सप्लेन करती है वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद है, देख सकते हैं एबरेशंस, क्रोमोसोमल एबरेशंस, एक्स्ट्रोसोमल इनहेरिटेंस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट, लेकिन बोला गया है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन रैंडमली पूछता है। आपको एक ट्रिक्स दे सकता हूँ, आप यहाँ से क्या पढ़िएगा कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो पूछेगा कि म्यूटेशन आपका, सपोज आपका अगर पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, कितना तरह का म्यूटेशन होता है। उसके बाद पूछेगा कितना तरह का डीएनए रिपेयर होता है, और कौन सा डीएनए रिपेयर में कौन सा रिपेयर मैकेनिज्म हेल्प करता है, बस यही जानना है। आपको जाकर पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, ये प्रोटीन पहले आ रहा है फिर उसके बाद ये प्रोटीन बाइंड कर रहा है फिर इसके बाद, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको देखना है कि ये रिपेयर मैकेनिज्म है, ये रिपेयर मैकेनिज्म कहाँ पर हेल्प होता है ना, आप आफ्टर रेप्लिकेशन हेल्प होता है। रेप्लिकेशन के बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो जाके ठीक करेगा, तो आपको बस वही जानना है। आप अगर जाकर पढ़ने शुरू कर दिए कि न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका ओएच ग्रुप अटैक कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल देके, ऐसे पढ़िएगा तो एंट्रेंस क्लियर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, 1 महीना है आपके पास, 1-2 महीना ही, ज़्यादा नहीं है।
तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ना है, और जितना भी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है, यहाँ पर आपको एटीपी कैलकुलेशन ट्रांसलेशन में पढ़ना है। आज सीक्वेंशियल इवेंट आपको जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। पहले स्मॉल राइबोसोम है, फिर स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम आ रहा है, फिर लार्ज सब यूनिट आ रहा है, कि एमआरएनए आ रहा है, फिर आपको क्या क्या हो रहा है, टीआरएनए कैसा है, ये सीक्वेंशियली आपको बस याद रखना है। आपको सब फैक्टर का याद नहीं रखना है। और अगर बात हुआ डीएनए रेप्लिकेशन का, तो डीएनए रेप्लिकेशन का वो जितना भी एंजाइम्स है, एंजाइम का फंक्शन क्या होता है आपको जानना पड़ेगा। सीक्वेंशियल इवेंट जानना पड़ेगा, पहले प्राइमर लग रहा है, फिर प्राइमर को एक्सटेंड कर रहा है, फिर क्या क्या हो रहा है उसको जानना पड़ेगा आपको। ये सीक्वेंशियल डाटा। और मैं बोलूँगा कि अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझना है तो आपको जाके यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो रहता है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो वो बहुत ही हेल्प करता है। मैं भी वहाँ से जाके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए सिंथेसिस जब होता है ना, तो 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक्स में रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एक तरह के आरएनए पॉलीमरेज रहता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो यूकैरियोटिक में 3 तरह का रहता है, वो आरएनए पॉलीमरेज कौन-कौन सा आरएनए को कोड करता है, वही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बोलेगा टीआरएनए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू सिंथेसाइज होता है। और आप सोचिएगा आरएनए पॉलीमरेज तो बोल दिया भाई, 3 ना 2 कोड करता है, वो खुद ही नहीं पता है। तो ये गलती मत कीजिए, वो पढ़ लीजिएगा जाके, ठीक है? इसलिए बता रहा हूँ वीडियो फुल देखिएगा, वो सब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से आपको जो पढ़ना है हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, आपको अगर नहीं पता, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, और यहाँ से क्वेश्चन हर टाइम पूछा जाता है। इसका ये बहुत सारे कंजम्पशन एजम्पशन रहता है, एजम्पशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक डिप नहीं होना चाहिए आपका, फिर एज रैंडम होना चाहिए जो मीटिंग होगा, फिर आपका बहुत सारे फैक्टर्स होता है जो यहाँ पर लगता है। एजम्पशन भी पढ़ना है आपको, हार्डी विनबर्ग का जो P प्लस Q इजिकल टू 1, फिर वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, एलेरिक फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि लिंकेज क्रॉसिंग ओवर, फिर आपका जेनेटिक पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और आपका जितने भी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन दे ना, यहाँ पर एंजाइम जितना भी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बहुत। और अगर रियल रिपेयर का बात करें और क्रोमोसोमल एबरेशन का बात करें, तो ये लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डीप से पूछेगा ही नहीं, ऊपर ऊपर से पूछेगा कि इस टाइप का रिपेयर रिपेयर कहाँ पर होता है बस। और आप घबरा जाते हैं, आप सोचते हैं डीएनए रिपेयर पूरा पढ़ना पड़ेगा। अरे पूरा पढ़िएगा तो समय नहीं है आपके पास, एग्जाम के बाद पढ़ लीजिएगा, एमएससी करने का टाइम बहुत टाइम मिलेगा पढ़ने का, वही तो पढ़ना है जाके, ये सिलेबस है, पढ़ना है जाके, ठीक है? और उसके बाद है प्लांट साइंस। प्लांट साइंस में देखिए ये 2 पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस। जो आपका यहाँ पर क्लासिकल पार्ट है, मतलब ऐसे क्लासिकल पार्ट किसको बोलता हूँ देख लीजिए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वास्कुलर सिस्टम, ये जो है ना, ये आपका क्लासिकल पार्ट है। और ये आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से। अगर एनसीईआरटी का बुक आपको नहीं पता कहाँ से मिलेगा, आपको जाके खरीदना नहीं है, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है ऑनलाइन में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके खरीद लीजिएगा, ठीक है? खरीद लीजिएगा बोल रहा है, डाउनलोड कर लीजिएगा। बार बार बोल बोल के मेरा मुंह से ऐसे ही निकल रहा है। तो ये अरे देखिए यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है ना, इसको छोड़िएगा मत, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस एकदम बाइबल की तरह इतना रिवाइज कीजिए ना कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जेएनयू का भी दे रहे हैं ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, 4-5 पूछ लेता है जेएनयू। और आपका यहाँ पर प्लांट साइंस में अगर सेव सिटी भी पूछ लेता है, तो फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, और आपका जो क्लासिकल पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछ लेता है सीयूसीटी में, इसलिए वो पार्ट आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। अब बात हुआ एनिमल साइंस के, एनिमल साइंस के भी आपका क्लासिकल पार्ट जो आपको इन्वर्टिब्रेट इन्वर्टिब्रेट दिख रहा है, वो आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ये आपको दूसरा बुक से पढ़ना है। लेकिन जो क्लासिकल पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट इन्वर्टिब्रेट है, वो आपको जाके एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है? और बात हुआ एनाटॉमी ऑफ एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ये आपका फिजियोलॉजी का पार्ट है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, एंडोक्रोनोलॉजी, ह्यूमन डिजीज, एवोटोसिस, कैंसर, और एनिमल सेल कल्चर, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है? इनहेरिटेड डिजीज। तो ये कहाँ से पढ़िएगा, देखिए एंडोक्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हो सकता है आप कभी भी नहीं देखे हैं, लेकिन आपको पूछा जाएगा। दुख ये बात की है ना, तो आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और टैकल कैसे कीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन को। देखिए एक क्वेश्चन आपको टैकल करने के लिए आपको एंडोक्रोनोलॉजी बुक तो अलग से पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। आपको कोई एनिमल फिजियोलॉजी का बुक ही पढ़ना है। आपके पास टाइम कम है, इसलिए आपको मैं स्टैंडर्ड बुक रेफर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना चाहिए बाद में जाके, ठीक है? आपको इस टाइम में जो बुक पढ़ना है, पाथफाइंडर का बुक अगर है तो वहाँ से एनिमल फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है, वहाँ से जाकर पढ़ लीजिए। अगर एनिमल वो बुक नहीं है, और एक तो बुक मेरे पास जो मैं पढ़ा था, आप खरीद सकते हैं, बहुत डायग्राम भी बहुत ब्यूटीफुली दिया है। आपको खरीदना पड़ेगा अगर वो बुक पढ़ना है आपको, और वो शॉर्ट में भी लिखा रहता है, तो आपको हेल्प होगा। महापत्र का बुक है, एनिमल फिजियोलॉजी का, इंडियन राइटर है, आपको सुविधा ही होगा पढ़ने में। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिखने दूंगा, आपको अगर मन करे तो खरीद लीजिएगा, अगर मन नहीं तो छोड़ दीजिएगा। पाथफाइंडर का बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? और अगर बात करें ना कि स्टैंडर्ड बुक का, तो मैं स्टैंडर्ड बुक के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा,
कि कौन-कौन सा स्टैंडर्ड बुक, कौन-कौन सा सब्जेक्ट लिए आप लोग को पढ़ना चाहिए, कौन-कौन सा इतना वैरायटी का बुक बोलूँगा ना आपको कि आप थक जाइएगा देख के। तो स्टैंडर्ड बुक को भी आपको बोल दूँगा कौन-कौन सा स्टैंडर्ड बुक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए। एमएससी में आपको वो हेल्प करेगा। तो मैं आपको पूरा आपको सिलेबस बता दिए, क्या-क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। सिर्फ आपको एमएससी एंट्रेंस के लिए हेल्प नहीं करेगा ये चैनल। मैं और वीडियो अपलोड करूँगा जो आपको एमएससी जब पढ़िएगा तब भी हेल्प करेगा और सीएसआर नेट को क्वालीफाई करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस दूँगा बायोलॉजी फील्ड में, डोंट वरी, ठीक है? तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कौन-सा वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए, इसके बारे में बताइएगा। प्रॉब्लम नहीं बताइएगा तो मेरे को समझ नहीं आता है कौन-कौन सा वीडियो बनाना है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए।